नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 साइंस में जिसका अध्याय अपने 3 पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने कुछ कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में अपने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में पढ़ा। तो ये संश्लेषित रेशे थे और प्लास्टिक था। आज अपने इस वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक है विकल्प पदार्थ यानी प्लास्टिक, तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी है। धातुओं के अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील है। ए नंबर इसका गुण है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से विक्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। फिर है ब नंबर गुण इसका, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टी और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल मतलब मजबूत, चिरस्थायी, लंबे समय तक टिका रहने वाला और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। तो आपके घर पे जिन प्लास्टिक के पात्रों का उपयोग किया जाता है उन्हें अपने नोटबुक में एक सारणी बनाकर नोट करना है। फिर आगे प्लास्टिक का तीसरा गुण है, प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इससे बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र। फिर माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। तो टेफ्लॉन से बने बर्तन जो होते हैं वो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, यानी उन पर खाद्य पदार्थ चिपकते नहीं हैं। फिर अग्निसह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक होता है, उसकी परत चढ़ी होती है जो अग्निरोधक बनाती है।
तो ये प्लास्टिक के प्रमुख गुण थे, जिसमें क्या प्लास्टिक है हल्का होता है, प्रबल और चिरस्थायी है, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। फिर आगे है प्लास्टिक और पर्यावरण आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। और वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैव निम्नीकरणीय जो अपघटित हो जाते और जैव अनिम्नीकरणीय जो अपघटित नहीं होते। अब इसमें अपने पढ़ेंगे कि कौन से पदार्थ है जो अपघटित होते हैं और अपघटित होने में कितना समय लगता है, और कौन से पदार्थ है जो अपघटित नहीं होते। तो इसमें अपशिष्ट के प्रकार हैं, जैसे सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन। इसे अपघटित होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। और इसकी पदार्थ की प्रकृति कैसी हुई, अगर अपघटित हो जाता है तो जैव निम्नीकरणीय है। फिर है कागज। कागज को अपघटित होने में कितना समय, 10 से 30 दिन लगते हैं, और ये भी किस प्रकार का, जैव निम्नीकरणीय अपघटक पदार्थ है। फिर है सूती कपड़ा। इसे 2 से 5 माह लगते हैं अपघटित होने में, और ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। फिर है लकड़ी। लकड़ी को गलने में 10 से 15 वर्ष लग सकते हैं, ये भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष लगता है गलने में, तो ये भी कौन से, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। लेकिन टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, इन्हें गलने में 100 से 500 वर्षों का समय लग सकता है, तो ये कौन से हुए, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। प्लास्टिक की थैलियाँ, इनको गलने में भी कई वर्ष लगते हैं, तो ये भी कौन सा हुआ, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो इस सारणी में अपने जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में पढ़ा। तो फिर आगे यहाँ पर अपने पढ़ते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम यानी धुआं उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत को याद रखिए। 4R सिद्धांत क्या है? उपयोग कम करिए यानी रीड्यूस, पुनः उपयोग करिए रीयूज, पुनः चक्रित करिए यानी रिसाइकल, पुनः प्राप्त करिए यानी रिकवर। तो ये 4R सिद्धांत का अपने को उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या, जो
पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हों। क्या आपने कोई ऐसे कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हों? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहे? फिर आगे है रेशा विवेक। तो प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों में अथवा सड़कों पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बों को प्रयोग में लाइए। तो ये प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के कुछ उपाय दिए गए हैं। तो आज अपने इस लेसन को कंप्लीट किया जो था संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आज जितना पढ़ाया आपने उसे अपनी बुक में से और रिवाइज करना है। थैंक यू।